चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल पे। और हम इस वीडियो सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट अनफोल्ड होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। अब हम बात करेंगे हमारे नए और आगे होने वाले इवेंट्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस है उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में क्या कुछ करने की कोशिश करी हमें फ्री कराने के लिए, या फिर अपने उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 1922 इट वाज अ टाइम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया उसके पीछे एक सर्टेन रीजन था, क्योंकि वॉयलेंस होने लगी और कहीं से भी कांग्रेस और गांधी जी वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वॉयलेंस बढ़ती गई और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। एंड वी सॉ दैट जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उससे काफी हद तक लोग कांग्रेस के निराश हो गए। अब रही बात कि आगे क्या होने वाला है। 1919 के एक रिफॉर्म के थ्रू प्रोविंसेस में भी अब इलेक्शन होंगे काउंसिल के। प्रोविंसेस में भी इलेक्शंस होंगे अलग अलग प्रोविंसेस में। वो वॉइसराय के काउंसिल के लिए, गवर्नर के काउंसिल के लिए अब इलेक्शन होने हैं। और कांग्रेस के ही कुछ मेंबर्स का ये मानना है कि हमें उस काउंसिल में प्रेजेंट रह के जो भी प्रॉब्लम हो उनसे हम ब्रिटिशर्स को रूबरू कराएं, उनको बताएं कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसे लीडर्स का नाम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग चाहते हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करके हम ब्रिटिश को प्रॉब्लम्स बताएं ताकि वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें और लोगों का लाइफ थोड़ा सा सही हो। काउंसिल पॉलिटिक्स के तरफ ये वापस आना चाहते थे। जैसा कि आप सबने देखा कि 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि कोई भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जब कांग्रेस के कुछ लीडर ये मानते हैं कि उन्हें काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस जाना चाहिए, तो कुछ वहीं पे ये भी मानते हैं कि और बड़े बड़े मास एगिटेशन या मूवमेंट्स करने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स थोड़े से डरे होंगे हमारे इस यूनिटी से। और ऐसे लीडर्स थे कौन आपके? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष सुभाष चंद्र बोस। ये जो यंगर लीडर्स थे कांग्रेस के, इन्होंने ये डिसाइड किया कि मास एगिटेशन करना होगा हमें फ्रीडम के लिए। हम इस तरीके से फ्रीडम नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखा रहा है कि भैया अब कांग्रेस में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। जहाँ पे यंगर लीडर्स चाहते हैं कि मास एडिशन हो, वहीं पे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स जो कि एक्सपीरियंस है, उनका ये मानना है कि हमको काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज वगैरह के अगेंस्ट में जाना चाहिए। अब ये तो चीजें थी ही, बट एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम बाद में देखेंगे 1930s के बाद में, वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक मास एगिटेशन बनने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए होगा। तो ऐसे दो मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करी। टू मेजर रीजंस। पहली बात, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमिक डिप्रेशन आना शुरू हुआ,
तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस कम होने लगे। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितने भी थे उनके प्राइसेस कम होने लगेंगे। और जब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होंगे तो अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? पेजेंट्स को होगा। ऐसी सिचुएशन में टैक्सेस भर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना? टैक्सेस कम होंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा पूरे के पूरे विलेज में या कंट्री साइड में। जितने भी विलेजेस होंगे उन सभी में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेजेंट्स परेशान होंगे, टैक्सेस कम पे करना शुरू कर देंगे और विलेजेस एरिया में एक बहुत बड़ा टर्मोइल आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग जाना शुरू कर देंगे। अब जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम होंगे तो एक्सपोर्ट कम होंगे और वो रेवेन्यू पे कर पाने में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। 1930 तक आते आते ये सिचुएशन सबसे वर्स्ट हो जाती है। सिचुएशन खराब होने लगती है और लोग परेशान होने लगते हैं। अब जो दूसरा बड़ा रीजन था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो रहेगा साइमन कमीशन। वो क्या रहा है? ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट ने टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका हेड था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को हेड बनाया गया इस कमीशन का। एक स्टेचुरी कमीशन था। अब इस कमीशन को भेजा गया कि आप जाके चेक करिए फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। आप एक बार जाइए, देखिए क्या कुछ इसमें चेंजेस करने लायक हैं, क्या कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए। वो आइए और हमें बताइए, हम फिर उसके बाद इंडिया के लिए कुछ और चीजें चेंज करेंगे। अब जब फंक्शनिंग की आप बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में कैसे फंक्शन हो रहा है, ये जब चेक करने आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजें अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ये रिक्वायरमेंट भी थी कि सभी मेंबर्स आपको इंग्लिश नहीं रखने चाहिए थे। अब इस पूरे कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो जब इंडियन मेंबर है ही नहीं तो वो प्रॉब्लम्स तो नहीं बताएगा। ये मेंबर्स इंडियन ना होने की वजह से इंडियन लीडर्स के मन में एक बहुत बड़ा गुस्सा रहेगा कि बताओ, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए किसी को भेजा, किसी एक कमेटी को भेजा, और उसमें हमारा ही मेंबर्स नहीं है, तो वो कैसे एक अच्छा फीडबैक आपको दे पाएगा। और जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आते हैं, उनका स्वागत होता है साइमन गो बैक साइमन। जरा समझिए, इंग्लैंड से शिप के थ्रू कोई इंसान आ रहा है रेलवे स्टेशन पे और उसको जैसे ही वो उतरता है, तो कम से कम वो ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा कि लोग कम से कम उसका स्वागत करेंगे, और स्वागत हुआ भी। बट कैसे? गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। काफी डिसअपॉइंटिंग था साइमन के लिए और उस कमीशन के लिए। अब रही बात कि यहाँ पे एक और इंसिडेंट होता है। यहीं पे साइमन कमीशन के अगेंस्ट पीसफुल प्रोसेशन में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है लाठीचार्ज की वजह से। धीरे धीरे ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस का भी एक तरीके से वेग ऑफर या एक तरीके से उस तरफ जाने लगता है कि ब्रिटिश डोमिनियन बनाया जाए इंडिया को। बट दिसंबर 1929, ये वो टाइम है जब जवाहरलाल नेहरू ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस या और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हमें अगर कुछ चाहिए तो वो है पूर्ण स्वराज। कुछ नहीं चाहिए हमें।
अब आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए, हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। वी डोंट वांट टू बी हियर, वी डोंट वांट यू टू बी हियर। हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे, आपसे इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज होगा, और जब ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज होगा तो कहीं ना कहीं इंडियन लीडर इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, इसकी जो डिमांड है ये काफी हद तक अग्रेसिव ही होने वाली है। और यहाँ पे लाहौर के सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हम सभी लोग 26 जनवरी से क्या करने वाले हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। यानी 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगेंगे, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मास एगिटेशन करेंगे। बट ये सेलिब्रेशन, ये चीज बहुत लोगों को अपने पास नहीं जोड़ पा रही थी, और इसीलिए अब जरूरत है एक और बड़े मूवमेंट की, और वो मूवमेंट बनेगा कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कैसे ये चीजें काम करेंगी। आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, समझने की कोशिश करिए। ये जो मूवमेंट रहेगा यहाँ पे पिछले मूवमेंट जैसा काम तो होगा, बायकॉट तो करेंगे, सपोर्ट करना बंद करेंगे, बट इसी के साथ एक और चीज होगी, यहाँ पे डिनायल होगा। डिनायल किस चीज का? लॉज का। डिनाई करेंगे टू फॉलो दोज लॉज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं और जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने एक लेटर भेजा इरविन को। किसको? इरविन को, जो उस टाइम के क्या है, वॉइसरॉय। इरविन को लेटर भेजा, और उस लेटर में 11 डिमांड्स रखी, जिसमें कि उस टाइम के कंटेम्प्ररी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको मेंशन किया गया, चाहे वो पुअर्स की प्रॉब्लम हो, रिचेस की प्रॉब्लम हो, या हर एक सेक्शन को उसमें शामिल किया गया ताकि सारे के सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। डिमांड्स कई अलग अलग थी, और इनमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सॉल्ट टैक्स बंद करना चाहिए, यानी नमक पे जो टैक्स लगाया गया है वो खत्म करना चाहिए। अब सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि रिच पुअर या फिर कम्युनिटी के हर एक, या कंट्री के हर एक इंसान से कंज्यूम किया, एक इसेंशियल आइटम है। महात्मा गांधी ने इस पे से टैक्स हटाने की डिमांड कर दी ब्रिटिशर्स से। और ये लेटर कोई एक डिमांड्स तो था ही इसमें, बट ये एक अल्टीमेटम भी था, एक चुनौती थी कि अगर आपने हमारी डिमांड्स को नहीं माना तो हम इसके बाद रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे, मूवमेंट शुरू कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पत्र नहीं था, ये एक तरीके से चैलेंज भी था कि डू इट अदरवाइज वी विल स्नैच इट फ्रॉम यू। अब जब काफी टाइम बीतने के बाद भी इरविन की तरफ से कोई भी नेगोशिएशन का ऑफर नहीं आया, तो गांधी जी ने 78 मेंबर्स के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। और ये 78 मेंबर्स कौन है? उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो नॉन वायलेंस को समझते हैं,
जो कि पिछली मूवमेंट में होने वाली गलतियों से लोगों को बचाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आश्रम जो कि है साबरमती, साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च किया। कहां तक? दांडी तक, जिसकी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 240 माइल्स थी। अब इतने दूर डिस्टेंस ये कवर करेंगे, वो भी पैदल। और पैदल जाते हुए ये अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है और कैसे इस मूवमेंट में हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, क्या क्या प्लान है, क्या कुछ है। ये सब कुछ डिस्कस करते हुए जाएंगे ये लोग। 6 अप्रैल को ये लोग कहाँ पहुंच गए? दांडी। और वहां पे इन्होंने सेरेमोनियल तरीके से सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को वॉयलेट कर दिया। सो दिस मूवमेंट इज अबाउट वॉयलेटिंग द लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं भी लॉज ब्रेक नहीं किए गए थे, बट दिस मूवमेंट इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द लॉज। अब क्या होगा, जरा समझिए। जैसे ही यहाँ पे सॉल्ट बनाया गया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वो भले ही सेरेमोनियल तरीके से हुआ, उसके बाद तो फिर सोचिए ही मत। अलग अलग जगहों पे चौकीदारी टैक्स देना लोगों ने बंद कर दिया। जब चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे तो वो भी क्या है? सिविल डिसोबीडेंस है। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये अग्रेसिव नहीं होंगे, ये लॉ तो ब्रेक करेंगे बट अग्रेसिव होके नहीं, बड़े ही शांत तरीके से चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। और पेजेंट्स तो इस मौके की हमेशा तलाश में रहते हैं कि अब रेवेन्यू भी नहीं देना होगा, रेवेन्यू देना बंद। विलेज ऑफिशियल जो थे, जिन जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो विलेज ऑफिशियल्स जितने थे, दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। समझने की कोशिश करिए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। क्या क्या हुआ? सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया गांधी जी ने, चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, रेवेन्यू कलेक्शन बंद हो गया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। और जब ये सारी चीजें हुई तो इससे काफी हद तक लोगों को एक मोटिवेशन मिलने लगा। अब एक बात और, फॉरेस्ट पीपल क्या करेंगे? ट्राइबल्स, उन्होंने भी अपने लॉ को तोड़ दिया कि भैया हम तो रिजर्व फॉरेस्ट में जाएंगे। फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक किया गया। अब वहां पे जाके ये लोग लकड़ियां इकट्ठी करते और अपने कैटल्स को ग्रेस कराते। रही बात, जब इतनी सारी चीजें होने लगी तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थोड़ी सी परेशान हुई कि अरे अब इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कई जगहों पे वॉयलेंट क्लासेस भी हुए, जिसको उन्होंने क्रश करने की पूरी कोशिश की। एक बार क्या हुआ, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के एक बहुत डिसाइपल रहे, डिवोटेड डिसाइपल रहे। क्या हुआ कि इनको 1930 में अरेस्ट कर लिया गया वॉयलेशन के लिए, अप्रैल 1930 में। और जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया, जो इनके फॉलोअर्स थे वो वॉयलेंट हो गए। इन्होंने पेशावर के सड़कों पे और जितने भी आसपास के एरिया थे, उन सभी जगहों पे एक तरीके से वॉयलेंट होने लगे। और इसके जवाब में पुलिस ने क्या करना शुरू किया? फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। कुछ महीने बाद गांधी जी भी अरेस्ट हो जाते। इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोलापुर में उन्होंने पुलिस पोस्ट को
अटैक किया। म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, उन सभी पे अटैक किया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं फिर से वॉयलेंस होने लगा। वंस अगेन, वॉयलेंस कभी भी कांग्रेस या गांधी जी का वेपन नहीं था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से वही ब्रूटल रिप्रेशन शुरू किया, लोगों पे अटैक किया, लोगों को अरेस्ट किया। और एक डेटा के हिसाब से लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट करा जा चुका था इस मूवमेंट की वजह से। और ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने एक बार फिर से मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया। और 5 मार्च 1931 इस डेट पे उन्होंने इरविन के साथ में एक समझौता किया, जिसको नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, इसके होते ही ये डिसाइड किया गया कि गांधी जी अपना मूवमेंट वापस ले लेंगे और जो भी गांधी जी की डिमांड्स है वो डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। अब जब ये डिसाइड किया गया कि आप अपनी डिमांड्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब आप अपना मूवमेंट वापस लेंगे। मूवमेंट वापस ले लिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग पहले भी हो रही थी 1930 में भी। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, वन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, थर्ड में भी नहीं करेगी, सेकेंड में पार्टिसिपेट करेगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गांधी जी के साथ कुछ एक और लोग भी जाते हैं, कांग्रेस के लीडर्स। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये लोग जाएंगे तो सही, बट उसके अलावा एक और डिमांड थी, और वो डिमांड थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 लाख लोग क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे इस प्रोटेस्ट की वजह से। उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, ऐसा मानना रहा गांधी जी का। और इस डिमांड को मान भी लिया गया। गांधी जी लंदन गए, वहां पे नेगोशिएशन हुई, बट उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। और इन सबको डिसअपॉइंट होके वापस आने लग पड़ा। अब वापस आने पे पता चला कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अभी भी जेल में हैं। खान गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जेल में थे। कांग्रेस अभी भी इलीगल डिक्लेयर्ड है। क्या है? इलीगल। इसका मतलब अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कहीं मीटिंग करती है, कहीं कुछ करती है, तो उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसे कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए गए, जिससे कि बाइकॉट, डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग्स, इन सभी को रोका जा सके। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया। बड़ी चीजें हो रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में गांधी जी अकेले, कोई बड़ा लीडर उनके साथ में नहीं है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रिलॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च तो किया गया, बट इस बार बहुत ज्यादा सपोर्ट इस मूवमेंट को नहीं मिला, क्योंकि लोग अब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और 1934 में ये अपना मोमेंटम वापस से खो देता है, और ये मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। और ये कुछ एक टाइमलाइन रहेगी, रीजन रहेगा इस मूवमेंट के शुरू होने का, इस मूवमेंट के खत्म होने का। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा। और उसके बाद एक और टॉपिक बचता है कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके लिमिट्स क्या क्या है। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स हो तो उनको वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।